नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। जय हिंद। देश में बड़ी चर्चा चल पड़ी है चौकीदार की। हमने भी सोचा चौकीदार की फिक्र तो हर किसी को होनी चाहिए, चौकीदार फिक्र करे या ना करे। जी, सत्ता चौकीदार हो जाए तो चौकीदारों की फिक्र कौन करेगा। हमारे रिपोर्टर निकल पड़े अलग अलग जगहों पर जानने समझने के लिए इस देश के भीतर चौकीदार का हाल क्या है। लेकिन बात इतनी नहीं है, बात इस बात की भी है कि 2013-14 में गंगा का जिक्र था और अब प्रियंका गंगा पर यात्रा के जरिए किसे साधना चाहती है। बहुतेरे सवाल सियासत के और इन सब में क्या 2019 की बिसात का दांव बिछा कौन रहा है। लेकिन सबसे पहले शुरुआत चौकीदार से ही। वाकई हर कोई चौकीदार हो जाएगा तो इस देश के असल चौकीदार को देखेगा कौन? हम देखेंगे। जरा रिपोर्ट देखिए आप। और आपके आशीर्वाद से ये चौकीदार अड़ा है। जगते रहियो, जगते रहियो। ज़्यादा स्थिति खराब है भाई, हिसाब से तो हमें इतनी उम्र में काम करना पड़ता है। नहीं तो क्या करते मतलब। महीने की 4,000 रुपये 8 घंटे की ड्यूटी है, कोई छुट्टी नहीं है। मजदूरी करते हैं हम लोग, हम वही है कि मजदूरी करेंगे, चौकीदारी मिले तो मिले, नहीं की बात। सरकार को कोई सुविधा नहीं है हम लोग। तो देश का चौकीदार देश की चौकीदारी में व्यस्त है, लेकिन इस व्यस्तता के बीच देश के असल चौकीदारों का हाल किसी ने नहीं जाना। यूं कहे कि 70 बरस में पहली बार चौकीदार नारे में तब्दील जरूर हो गया, लेकिन उसके दर्द पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। जगते रहियो, जगते रहियो। तो जो चौकीदार रात में पहरेदारी करता है या दिन में शहरों में तमाम सोसाइटी के बाहर बतौर गार्ड नियुक्त रहता है, उसका हाल है क्या, ये बताने के लिए पहले हम आपको कुछ चौकीदारों से मिलवाते हैं। कितना आपको पगार क्या मिल जाती होगी? तो उससे घर का खर्च पूरा हो जाता है। आज एक सियासत चल रही है, क्या कहते हैं, चौकीदार। आपको प्रधानमंत्री ने एक टाइटल दिया हुआ है, क्या प्रधानमंत्री की इस टाइटल से आप खुश हैं? सहमत नहीं। पूरी कर लेते हैं उसी में 1500 में क्या हुई, न बच्चे ने खर्चा हो पाई, न पढ़ाई के बच्चे के हो पाई। मजदूरी कर लेते हैं उसी में। सैलरी जा 5-6 हजार रुपये। क्या पीएफ वगैरह मिलता है आपको? पीएफ तो हम जानते ही नहीं है सर। पीएफ क्या होता है, हम लोगों को आज तक पीएफ नहीं मिला। कितने घंटे काम करते हैं? 12 से 13, 14, 16 घंटे हो जाते हैं ड्यूटी करते करते। असली दर्द जब समझेंगे तब ना, हम लोग कितने दर्द में झेल रहे हैं। अब बताइए, इस महंगाई में 4-5 परिवार चल जाएगा 8,000 में। वो शहर में रूम लेना है, रूम का 4,000 किराया है। तो उन लोगों को सोचना चाहिए। अब सोचना तो जरूर चाहिए। तो सुना आपने इन चौकीदारों को क्या मिलता है, लेकिन अब हम आपको सिलसिलेवार तरीके से कुछ चौकीदारों से मिलवाते हैं। यह है भोपाल में चौकीदारी करने वाले 62 बरस के हरि नारायण साहू। इन्हें महज 6,500 रुपए वेतन मिलता है। 12 घंटे की नौकरी करते हैं। पीएफ जैसी कोई व्यवस्था नहीं, ना कोई पेंशन मिलने की संभावना। नेता लोग हैं, मतलब उनको मतलब अपना काम दिखता है, मतलब मेहनत नहीं दिखती गरीबों की। क्या आदमी 12 घंटे की ड्यूटी कर रहा है, उसको 6,500 रुपये मिल रहे हैं, क्या करेगा वो? क्या खाएगा, क्या किराया का देगा? और यह 57 साल के गणेश, जिस हाल में सब कुछ डिजिटल होने के दावे हो रहे हैं, उसमें भोपाल में रहते हुए इन्हें राशन कार्ड तक नसीब नहीं हुआ। 12 घंटे चौकीदारी करते हैं और वेतन मिलता है 6,000 रुपए। ना इन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का कोई लाभ मिला, ना कभी मुद्रा लोन ही मिल पाया। हाँ, राजनीति में नए चौकीदार का ये शोर, यह भी सुन रहे हैं। असली चौकीदार तो मैं हूँ, या चौकी कर रहे 12 घंटा की, कुछ नहीं मिल रहा है हम लोगों के लिए। 6,500 रुपया में चौकीदारी करते हैं सर। और घर कैसे चलता है? घर परिवार क्या है, 3,000 रुपये बचते हैं और मंजूरी करके और चौका करते हैं। गानो मानो करके खाते हैं। देंगे नहीं की बात, भगा दे ठेकेदार। जिस तरह से सियासत हो रही है जिस नाम पर, और कहीं ना कहीं चौकीदार को लेकर, चौकीदार जो है उसी को लेकर सियासत तेज है। और ऐसे में चौकीदारी कह रहे हैं कि उनकी स्थिति ठीक नहीं है, 12 घंटे का काम करना पड़ रहा है। लेकिन सवाल भोपाल या किसी दूसरे शहर का नहीं, देश का कोई भी शहर उठा लीजिए, चौकीदारों का हाल बेहाल है। लेकिन फिर से सवाल खड़ा होता है, अगर चौकीदार शब्द को
कोई और नहीं खुद प्रधानमंत्री ब्रांड बना रहे हों और देश के चौकीदारी के आसरे खुद को सबसे बड़ा चौकीदार बता रहे हों, तो फिर वाराणसी के चौकीदारों का हाल तो जानना ही चाहिए। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। क्योंकि अगर वाराणसी को क्वेटो बनाने का दावा हुआ तो बतौर पीएम के संसदीय क्षेत्र प्रधानमंत्री ने भगवान भोले शंकर तक को मुक्त करने का दावा भी किया। भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। वहां ऐसे नियम कायदे होने चाहिए जिसमें चौकीदारों को खाने के लिए मोहताज ना होना पड़े। तो आइए वाराणसी के अलग अलग चौकीदारों का हाल भी सुन लीजिए। सैलरी अगर बढ़ती तो अच्छा रहता। 12 घंटा हम लोग ड्यूटी देते हैं यहाँ एकदम। अगर बोलते हैं कि सो जाओगे तो 5 दिन का काट लेंगे। हम लोग सोते नहीं, ड्यूटी चाप के देते हैं, मगर हमारा सैलरी नहीं देता कायदे से। भैया राजनीति हो रही है नहीं हो रही है पता नहीं, लेकिन चौकीदारों की स्थिति बहुत दैनिक है। वो कैसे अपना परिवार चला रहे हैं वही जानते हैं। कितनी आय है आपकी महीने की? महीने की 4000 रुपया 8 घंटे की ड्यूटी है। 6 से 7 हजार रुपया 12 घंटे की ड्यूटी है। कोई छुट्टी नहीं है। किसी तरह से हम लोगों का जो भरण पोषण चल रहा है वह मुश्किल, और सरकार से हमें विनम्र निवेदन करते हैं कि हम लोगों को सैलरी बढ़ाई जाए ताकि हम लोगों के परिवार की उच्च स्तरीय व्यवस्था हो सके और बच्चों का शिक्षा दीक्षा ठीक ढंग से हो सके। तो सुना आपने, ये वाराणसी के चौकीदारों का हाल है। दरअसल देश के चौकीदारों का सच और दर्द आपकी स्क्रीन पर है। काम के घंटे निर्धारित नहीं, 12 से 16 घंटे आम बात। पेंशन या पीएफ का कोई इंतजाम नहीं, सालाना इंक्रीमेंट का कोई नियम नहीं, वेतन 4000 से 14000 के बीच। छुट्टी को लेकर कोई नियम तय नहीं, कोई सरकारी मदद नहीं, किसी सरकारी योजना का सीधा लाभ नहीं। तो फिर चौकीदारों के सुध लेगा कौन, ये सवाल तो है। या राजनीति की बिसात पर 2019 में चौकीदार को मोहरा बनाकर सिर्फ नारे गढ़े जाएंगे और प्रधानमंत्री के साथ तमाम दूसरे मंत्री संतरी खुद को चौकीदार बताते हुए ऐसे अपनी पीठ ठोकेंगे मानो चौकीदार होना न केवल गर्व की बात बल्कि चौकीदार होने भर से देश पटरी पर आ जाएगा। क्योंकि असल चौकीदार पीड़ा में है, दर्द में है, त्रासदी झेल रहा है, ऐसे हालात में चौकीदारी कर रहा है जिसमें हम आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन साहब यह नहीं देख पाएंगे। यह पूरी रिपोर्ट जो थी मुनव्वर रिजवी, रवि सिंह, अक्षत दत्त, विपिन श्रीवास्तव की थी। लेकिन चौकीदार का जिक्र जब हो रहा है, आपको जानकर यह हैरत होगी इस देश के भीतर बड़ी तादाद में चौकीदारों को लेकर सुरक्षा एजेंसियां काम करती है। आप ये भी जानना चाहेंगे दरअसल सुरक्षा एजेंसियां चौकीदारों की भर्ती कहां से करती है, कितनी बड़ी तादाद में इस देश के भीतर सरकारी चौकीदार से इतर प्राइवेट चौकीदार भी होते हैं। हम उस रिपोर्ट पर आएंगे, लेकिन उससे पहले आइए, चुनावी बिसात जिस लिहाज से बिछ रही है, यह भी पहली बार है कि पार्टियां गायब हैं और सिर्फ चेहरे कैसे रेंग रहे हैं। एक रिपोर्ट उसकी देख लीजिए, उसके बाद चौकीदार पर लौटेंगे। मोदी की साख, राहुल का विस्तार, अमित शाह की चाणक्य नीति, प्रियंका का जादुई स्पर्श, अखिलेश और मायावती के अस्तित्व का सवाल, तेजस्वी की अग्नि परीक्षा, ममता की अग्निपथ, नवीन पटनायक और स्टालिन की लेगेसी। जी, लोकतंत्र पर जनता का भरोसा या उम्मीद। 2019 की एक ऐसी तस्वीर है जिसमें राजनीतिक दलों के नाम गायब है, दूसरी कतार के नेताओं के चेहरों का महत्व भी गायब है, या कहे चंद चेहरों में ही लोकतंत्र का महापर्व कुछ इस तरीके से घुल चुका है जहां देश के सामाजिक आर्थिक हालात भी उस राजनीति पे जा टिके हैं जिसके अपने सरोकार अपने ही नेताओं से गायब है। मोदी ना आए, देश ना बेचे, देश ना होता करे, लोकतंत्र ना होता हो। मोदी हटाओ, देश बचाओ, बीजेपी हटाओ, देश बचाओ। और इस कतार में जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है संगठन की तादाद। हर बूथ तक पहुंचने के लिए पूंजी की पोटली, तकनीकी माध्यमों के उपयोग से वोटरों की भावनाओं से जुड़ने का प्रयास। तो जरा कल्पना कीजिए, 7 चरणों में देश के 90 करोड़ वोटरों तक कौन पहुंच सकता है। यानी 543 सीट पर किसकी पहुंच होगी जो 272 के जादुई आंकड़ों को छू सकने का सपने पाल भी सके। देश ने तय किया है कि श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मई 2019 में
फिर से एक बार नरेंद्र मोदी सरकार देश में बनने जा रही है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका आरएसएस की क्यों होगी, इसे जानने से पहले जरा समझ लीजिए कि जो चेहरे मैदान में हैं या जिन चेहरों के भरोसे जीत के सपने संजोए जा रहे हैं, उनकी ताकत है क्या और कितनी ताकत है उनमें। मोदी के पास चुनावी इंफ्रास्ट्रक्चर है और जनता से जुड़ने वाले सीधे संवाद के तरीके हैं। राहुल गांधी के पास मोदी पर हमले का बेबाकपन भी है और मोदी से टूटी उम्मीद का पिटारा भी। अखिलेश मायावती के पास गठबंधन की ताकत है तो ममता के पास बंगाल के समीकरण है। यानी चाहे अनचाहे चुनाव को राज्यों को खाके में बांट कर देखेंगे तो हो सकता है कहीं मोदी बनाम छत्रप नजर आए या फिर छत्रपों की ताकत को समेटे कांग्रेस का गणित नजर आए या फिर कहीं बीजेपी और कांग्रेस की सीधी टक्कर नजर आए। सोचो कभी ये बदलाव आया और देश में नया प्रधानमंत्री आ जाए तो कितनी खुशी होगी हमें और आपको मिलकर के। लेकिन 2019 का चुनाव इतना सरल है नहीं कि हर प्रांत में चुनावी प्लेयर खेलते हुए नजर आ जाएं या फिर विकास का ककहरा या जातीय समीकरण का मिजाज विकास शब्द को ही हड़प ले। दरअसल जिस स्थिति में देश आ खड़ा हुआ है उसमें 3 तरीके हावी हो चले हैं। पहला, प्रचार प्रसार के जरिए हकीकत को पलट देना या फिर छुपा लेना। किसान व ग्रामीण भारत का मुखौटा लिए कॉरपोरेट के हाथों देश को सौंप देना। कबीलाई राजनीति तले जातीय समीकरण में चुनावी जीत खोजना। लेकिन इस बिसात पर पहली बार लकीरें इतनी मोटी खींची गई कि दलित वोट बैंक को यह एहसास है कि उसके वोट 2019 की सत्ता को बनाने या बिगाड़ने का खेल खेल सकते हैं, तो वो अपने नेताओं को भी परखने को तैयार है। मसलन यूपी में मायावती कहीं जीत के बाद बीजेपी के साथ तो नहीं चली जाएगी। चंद्रशेखर सीधे मोदी को चुनौती देकर मायावती के प्रति शक पैदा हुए दलितों को लुभा रहे हैं। बनारस में जब मैंने चुनाव का ऐलान किया तो हमारे प्रधानमंत्री हमारे भाइयों के पैर धो रहे थे। ये औकात है वनवादियों की। तो दूसरी तरफ देश के चुनावी इतिहास में पहली बार सत्ताधारी बीजेपी को मुस्लिम वोट बैंक की कोई जरूरत ही नहीं है और इस एहसास में सबका साथ सबका विकास के बावजूद हर हालात खुलकर उभर रहे हैं। यानी मुस्लिम वोट उसी के साथ खड़ा होगा जो बीजेपी उम्मीदवार को हराएगा। ये हालात कैसे आ गए हैं इसके लिए बीजेपी को भी परखना होगा, जहां उसके पास एक भी मुस्लिम सांसद नहीं है और फिर एक भी मुस्लिम उम्मीदवार भी नहीं है जिसे सांसद के लिए खड़ा किया गया। यहाँ तक कि मुस्लिम चेहरा समेटे शहनवाज हुसैन तक के लिए एक सीट भी निकाल पाने की सियासी जुगत में बीजेपी नहीं लगी। और यहीं से शुरू होता है संघ और मोदी का वो सियासी कॉकटेल जो 2019 के चुनाव में कितना मारक होगा ये कह सकना आसान नहीं है, क्योंकि एक तरफ मुद्दों का पहाड़ है, दूसरी तरफ संघ की अनोखी सामाजिक राजनीति है।